जय श्री राम। राधे राधे। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं आर भारतवर्ष स्टडी। आपका आर भारतवर्ष स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजक्शन के बारे में। तो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, दोनों में कंजक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंजक्शन से अक्सर क्वेश्चन एरर चूज करने को बोला जाता है। तो आइए हम लोग कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो स्टार्ट करता हूँ। कंजक्शन, यहाँ देखिएगा, जंक्शन है। क्या इसका नाम है? जंक्शन। जंक्शन का मतलब संधि। मेल, जोड़। जैसे कि आप जानते होंगे कई स्टेशन जंक्शन के रूप में होती है, जैसे पटना जंक्शन। तो पटना जंक्शन में को जंक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ कई डायरेक्शन से आकर क्या होती है कि वहाँ पे मिलती है। कई डायरेक्शन से ट्रैक आती है और मिलती है, फिर यहाँ से दो अलग अलग या फिर एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ जो हुआ, मेल हुआ इस ट्रैक का और इस ट्रैक का, इसलिए ऐसे जो स्टेशन होते हैं जहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली जो ट्रैकें होती है या जब मिलती है तो जंक्शन बोलते हैं। खैर, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जंक्शन का मतलब मेल होता है। तो कंजंक्शन में भी हम लोग जो पढ़ेंगे वह वहाँ पे मेल ही होगा। लेकिन यहाँ पे ना तो ट्रेन ना ही रेलवे ट्रैक का मेल होगा। यहाँ पे जो मेल होगा वो किसी दो वर्ड या फिर दो सेंटेंस अथवा क्लाउज या फिर दो फ्रेज का यहाँ पे मिलन होगा, मेल होगा, जोड़ होगा। राइट। तो कंजक्शन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? कंजक्शन इज द वर्ड दैट कनेक्ट्स टू और मोर, टू और दो या दो से अधिक, टू और मोर वर्ड्स, क्लाउजेस एंड फ्रेजेस। राइट। तो देखते हैं हम लोग इसका डिफिनेशन। तो देखें, कंजक्शन इज द वर्ड दैट कनेक्ट्स टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लाउजेस। तो कंजक्शन एक वर्ड है जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है अधिक दो या अधिक वर्ड को या फ्रेजेस को या फिर दो क्लाउज या फिर दो से ज़्यादा क्लाउजेस को जोड़ेगा। तो कंजक्शन एक वर्ड है जो क्या करेगा? जोड़ेगा दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक वर्ड को, फ्रेजेस को या फिर क्लाउजेस को। राइट। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ देखिए, वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। यहाँ पे देखे तो दो नाउन वीना और श्वेता एक वर्ड से क्या है? कनेक्टेड है। एंड से क्या है? वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग, अगर सेंटेंस भी देखें तो अलग अलग सेंटेंस को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। वीना वेंट टू मार्केट एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। तो वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। यहाँ पर देखें, वीना और श्वेता मार्केट गई। वीना और श्वेता गई मार्केट। तो वीना यहाँ पे एक नाउन और श्वेता यहाँ पर एक नाउन है जो कि किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हुआ है। तो एंड हमारा एक क्या हुआ? कंजक्शन हुआ। ठीक वैसे ही आई वेंट टू सी हिम, मैं गया देखने के लिए उसे, बट परंतु ही वॉज नॉट देयर, वह था नहीं वहां, अर्थात वह वहां नहीं था। तो मैं उसे गया देखने के लिए, लेकिन किंतु परंतु वह वहां नहीं था। अर्थात यहाँ पे दो क्लाउज देखने को मिल रहा है। आई वेंट टू सी हिम, ही वाज नॉट देयर। तो ये दोनों जो हमारा क्लाउज है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है?
तो वो जुड़ा हुआ है बट के द्वारा, इसलिए बट यहाँ पे क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ, राइट। ठीक वैसे ही देखें, गिव मी टी और कॉफी, दो मुझे चाय या फिर कॉफी। तो यहाँ देखें हम लोग, गिव मी टी और कॉफी, यहाँ भी दो नाउन जो है हमारा वो क्या है, और से जुड़ा हुआ है, दो वर्ड हमारा और से जुड़ा हुआ है, तो और हमारा क्या हुआ यहाँ पे, कंजंक्शन हुआ, राइट। तो और, एंड, बट, वेन, ये सब क्या हमारे कंजंक्शन है। तो इसके साथ ही देखते हैं कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं। हम लोग कंजंक्शन का टाइप नहीं बल्कि डायरेक्ट हम लोग रूल पे आएंगे, डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कौन सा कंजंक्शन कौन कौन से वर्ड आते हैं, और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट रूल पे जाएंगे। देखें, एंड हमारा कंजंक्शन है जिसका मतलब और होता है। देयरफॉर भी कंजंक्शन है, इसका मतलब इसलिए होता है। वेन का मतलब जब, जितने भी यहाँ देख रहे हैं आप, वो सब क्या है, कंजंक्शन है, जिसका हिंदी मीनिंग आपको दिया हुआ है। आप इसे याद कर लें, जिसका यूज़ हमेशा अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो वहाँ पे लंबे लंबे सेंटेंस आपको इसी के द्वारा जुड़ा मिलेगा। एक प्रीपोजिशन और दूसरा कंजंक्शन ही है, जो दो या दो से अधिक सेंटेंस हो या फिर शब्द हो उसे जुड़ता है। तो इन सभी शब्द का प्रयोग आपने देखा होगा, सुना होगा अंग्रेजी, अगर आपने सुना या पढ़ा होगा तो व्हेन का मतलब जब, व्हाइल मतलब जबकि या जब होता है, एज वेल का मतलब, एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ या के अलावा, हेंस का मतलब इसलिए होता है या फिर इस प्रकार होता है, बिकॉज इसलिए या फिर इस प्रकार, बिकॉज का मतलब क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, वेयर का मतलब जहां, अदरवाइज का मतलब नहीं तो या फिर वरना, यू डू दिस अदरवाइज आई विल किल यू, या तुम यह काम करो, तुम यह करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो अदरवाइज क्या किया, यू डू दिस एक सेंटेंस, आई आई विल किल यू दूसरा सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को जोड़ा कौन, अदरवाइज, अर्थात अदरवाइज भी हमारा एक कंजंक्शन के रूप में काम है। ठीक वैसे ही जितना यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे, सारे का सारा कंजंक्शन है, राइट। वेयर एवर का मतलब जहाँ कहीं भी, वेयर एवर यू आर यू कम सून, जहाँ भी हो तुम जल्दी आओ। तो वेयर एवर का मतलब जहाँ कहीं भी, वेन एवर जब कभी भी, वेयर एज जबकि, शो का मतलब इसलिए, बट का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु, अपितु, इफ का मतलब यदि या अगर होता है, एज इफ का मतलब मानो कि। यहाँ देखिएगा, वेयर, वेयर और वेन आया है, तो आप लोग सोचेंगे कि वेन और वेयर तो एक क्वेश्चन वर्ड है अर्थात प्रोनाउन है, परंतु यहाँ पर इसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन वर्ड हैं, किंतु जब हम लोग वेन और वेयर को कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, तो ये अपने ठीक बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। अगर जब यह हेल्पिंग वर्ब लेता है तो वेन और वेयर एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, वेन आई रीड, वेन आई रीड I get headache, I get headache। जब मैं पढ़ता हूँ, आई गेट मैं पाता हूँ, हेडेक अर्थात मुझे सिर दर्द होती है। जब मैं पढ़ता हूँ मुझे सिर दर्द होती है। तो यहाँ देखें, वेन का मतलब कब, मैं नहीं ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जैसे वेन हैव यू कम, तो यहाँ देखें आप, यहाँ देखें वेन हैव यू कम, वेन के बाद जस्ट ये हेल्पिंग वर्ब लिया है, यहाँ पे ये कंजंक्शन के रूप में काम नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर एक जो है यह काम कर रहा है, यह एक कंजंक्शन के रूप में काम नहीं बल्कि क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम कर रहा है। जबकि व्हेन आई रीड आई गेट हेडक
में यहाँ पे वेन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए वेन यहाँ पर कंजंक्शन है। और यहाँ पे वेन क्वेश्चन वर्ड है, प्रोनाउन है, इसलिए दोनों में अंतर देखिए कि जब भी इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगा होगा तो वो क्वेश्चन वर्ड का रूप में काम करेगा, लेकिन जब इसके आगे हेल्पिंग वर्ब ना लगकर डायरेक्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट होता हो तो ये जो है वह कंजंक्शन के रूप में काम करेगा। ठीक, वेयर का मतलब भी कहाँ होगा, जब वह उसके आगे हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन वेयर का मतलब जहाँ होगा जब उसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। आई कम वेयर यू आर, जैसे आई जैसे आई कम वेयर यू आर, मैं आता हूँ जहाँ तुम हो, परंतु जब देखें यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग, यहाँ देखें तो वेयर आर अर्थात वेयर के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है, इसलिए वेयर का मतलब यहाँ पे एक कंजंक्शन नहीं बल्कि यहाँ पे एक प्रोनाउन होगा, क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम करेगा, अर्थात तुम कहाँ जा रहे हो। परंतु जब मैं यहाँ पे वेयर देखता हूँ तो वेयर के आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। अतः यहाँ पर वेयर का मतलब कहाँ नहीं बल्कि जहाँ होगा, यहाँ पे वेयर का मतलब जहाँ होगा, राइट। तो मैं आता हूँ जहाँ तुम हो, तो जब भी कंजंक्शन देखेंगे तो अपने आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा, कंजंक्शन अपने आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा, परंतु यहाँ पे 3 ऐसे भी कंजंक्शन मिलेंगे जिसके आगे जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, परंतु वेयर, व्हेन, व्हाइल ये सब जो है अपने आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो वह क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम करेगा, जबकि हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं तो वह कंजंक्शन के रूप में काम करेगा। आइए हम लोग कुछ और वर्ड इसके अलावा देखते हैं। तो देखें यहाँ पे दैट, दैट का मतलब वह होता है, परंतु जब कंजंक्शन की बात करेंगे तो जो होगा या फिर की होगा। दैट का मतलब जो होगा या फिर की होगा। एज फार एज का मतलब जहां तक हो सके। यू कैन गो अवे, जहां एज फार एज तुम जा सकते हो, तुम दूर जा सकते हो जहां तक हो सके। और का मतलब या अथवा होता है। व्हाट एवर का मतलब जो कुछ होता है, व्हाट एवर का मतलब जो कुछ। दैट्स इनफ व्हाट एवर गॉड गेव मी, वह काफ़ी है जितना मुझे भगवान दिया। तो यहाँ पर जो कुछ का मतलब व्हाट एवर और व्हाट एवर का मतलब जो कुछ होता है। और ऐसे ही देखें सो दैट का मतलब ताकि होता है, सो दैट का मतलब ताकि। आई आई सिट अलोन सो दैट आई कैन रीड, मैं अकेला बैठता हूँ ताकि मैं पढ़ सकूँ। आई सिट अलोन सो दैट आई कैन स्टडी या फिर रीड। तो मैं बैठता हूँ अकेला ताकि, यहाँ पे सो दैट का मतलब ताकि मैं अध्ययन कर सकूँ, अध्ययन कर सकता हूँ, राइट। तो सो दैट का मतलब हम लोग देखा क्या होता है, ताकि। व्हाट का मतलब जो होता है, जैसा कि दैट का मतलब होता है वैसे ही व्हाट का मतलब जो होता है। आइए हम लोग कुछ और भी इसके अलावा कंजंक्शन होते हैं जो पेयर के रूप में होते हैं, अर्थात जोड़ा के रूप में होते हैं, जो एक नहीं बल्कि दो शब्द से मिलकर वो कंजंक्शन बना होगा और दो सेंटेंस को अर्थात दो फ्रेज या फिर दो वर्ड को जोड़ने का काम करेगी। देखते हैं वो पेयरिंग कंजंक्शन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो पेयरिंग कंजंक्शन है वह पेयरिंग कंजंक्शन क्यों, क्योंकि यह पेयर के रूप में है। नीदर नॉर, ईदर और, यहाँ पे नाइदर नहीं पढ़िएगा, सही प्रोनाउंसिएशन नीदर होता है, अर्थात नीदर नॉर, और आइदर नहीं बल्कि ईदर, ईदर और। हार्डली, व्हेन, शो, दैट, जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे सब पेयर के रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है। सो ये सभी जो हैं वह पेयरिंग कंजंक्शन के रूप में भी हम लोग बोल सकते हैं, because these all conjunctions are in pair, so we can say this conjunction pairing conjunction, okay. So
हम लोग यहाँ पर इन सभी शब्दों को पेयरिंग कंजंक्शन बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है एरर चूज करने में, वो पेयरिंग कंजंक्शन से ही होता है। कभी क्वेश्चन में नीदर के साथ में और का यूज कर देता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नीदर के साथ में हमेशा और हमेशा केवल और केवल केवल नॉर का ही प्रयोग करेंगे, ना कि और का। हार्डली के साथ में हमेशा वेन का ही प्रयोग करेंगे, ना कि दैट का या फिर दैन का। हमेशा हार्डली के साथ में वेन का ही प्रयोग करेंगे। केवल 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 और वेन और कोई अदर नहीं आएगा। आप इतना फोर्स देने का मतलब समझ सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछता है ठीक वैसे ही हार्डली के साथ में कभी दैन लगा देता है, कभी दैट लगा देता है, जो कि वहाँ पे एरर चूज नहीं कर पाते हैं। तो आपको एरर चूज करना है तो आप ज़्यादा ध्यान ना देकर बस इतना ध्यान दें ये पेयर में कौन किसका पेयर होता है, राइट। पेयर पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसे रट लीजिएगा। नीदर नॉर, इधर और, हार्डली वेन, हार्डली वेन, हार्डली वेन, सो दैट, हार्डली वेन, स्कार्सली वेन। अनटिल के साथ कॉमा ही लगता है, अनटिल के साथ में देन का यूज नहीं होता है। अनलेस के साथ में कॉमा का ही प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का ही प्रयोग करते हैं और अदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। सो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो सारे कंजंक्शन हैं उसके साथ में हमेशा वही वर्ड आएंगे जो यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है। तो नीदर के साथ में हमेशा नौर लगेगा। नीदर का हिंदी ना तो और नौर का हिंदी ना होगा। नीदर का मतलब ना तो, नौर का मतलब ना। नीदर श्याम नौर हिज सिस्टर विल गो टू पटना, अर्थात ना तो श्याम और ना उसकी बहन पटना जाएगी। अर्थात यहाँ पे नीदर का मतलब ना तो और नॉर का मतलब ना। आप यहाँ पे ब्लैंक देख रहे हैं, ये ब्लैंक जो है ये ब्लैंक का मतलब है कि यहाँ पे कुछ और भी वर्ड आएंगे, लेकिन जहाँ पर आपको नीदर मिलता है आप वहीं पे ना तो ले लें, और आगे बढ़ने पर जहाँ पे नॉर मिलता है वहाँ पे ना का अर्थ लें, राइट। नीदर का मतलब ना तो और नॉर का मतलब ना। तो जहाँ भी आपको सेंटेंस में नीदर मिला वहाँ पे आप झट सा आंसर जो लीजिए उसका हिंदी ना तो लीजिए, और नॉर मिलता है तो ना लीजिए। ये वाला ना मतलब नहीं नहीं, बल्कि ये वाला ना। ना तो मोहन, ना तो सोहन, ना तो पटना, ना तो दिल्ली, है ना। तो इस तरह से ना तो पटना, ना दिल्ली, तो इस टाइप से नीदर का मतलब ना तो। ठीक वैसे ही इन सभी में बीच में कुछ ना कुछ वर्ड सेंटेंस आएगा, परंतु आपको जहाँ पे पहला वर्ड मिलेगा उसका पहला मीनिंग ये होगा, और जहाँ पे ये मिलेगा उसका दूसरा मीनिंग ये होगा। जहाँ पे हार्डली दिखे उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से लीजिएगा, और जहाँ पर फिर आगे सेंटेंस में बढ़ने पर वेन दिखता है वहाँ पे आप की लीजिएगा। हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहाँ पे भी देखते जाएंगे कैसे हम लोग लेते हैं। जहाँ पे इधर मिलेगा वहाँ पे या तो लीजिएगा, और जहाँ पे और मिलेगा वहाँ पे या लीजिएगा, राइट। और हमेशा इधर के साथ में और ही आएगा, अगर कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। परंतु जहाँ पे इधर दिखे वहाँ पे या तो, और जहाँ पे और दिखे वहाँ पे या। इस ब्लैंक का मतलब बीच में कुछ और वर्ड दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आइए हम लोग धीरे धीरे पूरा देखते हैं। तो इधर के साथ हमेशा और लगता है, इधर का मतलब या तो और का मतलब या होता है। ठीक वैसे ही हार्डली का मतलब मुश्किल से, यहाँ पे हार्डली मतलब मजबूती से नहीं। हार्ड का हार्डली कभी मजबूती वाला नहीं होता है, वहाँ पे हार्ड का हार्डी होता है। लेकिन यहाँ पे हार्डली जो है वह हार्डली मजबूती से वाला हार्डली यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो हार्डली है वो उसका मतलब मुश्किल से, और वेन जो होता है यहाँ पे वेन जो होता है उसका मतलब की होता है। हार्ड को कभी हार्ड ही ना बनाएं। हार्ड हार्ड मतलब कड़ा तो कड़ा होता है, राइट। यहाँ पे हार्ड का हार्डली नहीं बना हुआ है, ये हार्डली अलग है। तो यहाँ हार्डली का मतलब मुश्किल से और वेन का मतलब की होता है। सो का मतलब इतना, सो का मतलब इतना, और दैट का मतलब की। ध्यान दीजिएगा हम लोग ने सो दैट एक भी देखा ताकि, तो यहाँ पे सो दैट एक साथ रहेगी वर्ड। जैसे कि हम लोग देखें सो दैट जब भी रहेगा वहाँ पे, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, आई सिट अलोन सो दैट आई कैन स्टडी, मैं अकेला बैठता हूँ ताकि अध्ययन कर सकूँ। तो यहाँ पे सो दैट जो आया वो एक साथ आया था, इसलिए इसका अर्थ ताकि लिया हूँ। परंतु जब
सो आएगा और उसके बाद में ब्लैंक आएगी, अथा ब्लैंक नहीं मतलब कि उसके बीच में कुछ वर्ड होगा, कुछ सेंटेंस होगा और उसके बाद दैट जहाँ देखने को मिलेगी तो वहाँ पर ताकि नहीं बल्कि सो का मतलब इतना और दैट का मतलब की लीजिएगा। सो का मतलब इतना और दैट का मतलब की लीजिएगा। तो वैसे ही हार्डली का मतलब यहाँ पे फिर से एक बार है मुश्किल से, और वेन का मतलब की लीजिएगा। और स्कार्सली होता है एक, स्कार्सली जिसका मतलब मुश्किल से होता है और वेन का मतलब की होता है। तो स्कार्सली का मतलब मुश्किल से लीजिएगा और वेन का मतलब की। ध्यान दीजिएगा सो के साथ में हमेशा दैट ही आएगा और एक और वर्ड आता है एज, परंतु उसका और आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन जब सो के बाद दैट आएगा तो इतना की का अर्थ देगा, जबकि सो के बाद आ जाएगा तो वहाँ पे उतना जितना का अर्थ देगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो स्कार्सली का मतलब मुश्किल से और वेन का मतलब की होगा। अनटिल जब भी आपको देखने को मिले तो उसके साथ में हमेशा कॉमा लगाना चाहिए, ना कि देन या फिर देन। ये सारे वर्ड नहीं होनी चाहिए, वहाँ उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ कॉमा होना चाहिए अनटिल के साथ में, राइट। अगर अनटिल साथ में कॉमा नहीं होता है, देन या दैट आएगा या फिर अदर वर्ड कुछ लगाता है तो वो उसके साथ गलत होगा और बीच में यहाँ पे कुछ वर्ड रहेगी। तो हम लोग एक बार बात को ध्यान से समझ जाएं कि जहाँ पे अनटिल होगी वहाँ पर जब तक लगाएंगे और जहाँ पे कॉमा होगी वहाँ पे तब तक, वहाँ पे तब तक लगाएंगे। अनटिल के साथ में कॉमा का ही प्रयोग करते हैं और अनटिल जहाँ पे होगी वहाँ पे जब तक बोलेंगे और जहाँ पे कॉमा होगी वहाँ पे तब तक बोलेंगे, राइट। ठीक वैसे ही अनलेस, अनलेस जहाँ पे होगी उसका मतलब जब तक लीजिएगा और जहाँ पे कॉमा होगी उसका मतलब तब तक लीजिएगा, राइट। जहाँ पे लेस्ट होगा वहाँ पे ऐसा ना हो और शुड का मतलब की लीजिएगा। रन फास्ट, लेस्ट, यू शुड मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, तेज दौड़ो ऐसा ना हो कि आप ट्रेन मिस कर दो। तो बीच में यहाँ पे शुड होगा, लेस्ट का मतलब ऐसा ना हो लीजिएगा और यहाँ पे शुड होगा वहाँ पे की का अर्थ लीजिएगा, राइट। जहाँ पे टू होगा वहाँ पे इतना लीजिएगा और जहाँ पे टू वहाँ पे की होगा, अर्थात टू का मतलब इतना और ये वाला टू का मतलब की हुआ। लेस्ट का मतलब, अनलेस का मतलब जब तक और कॉमा का मतलब तब तक। ठीक वैसे ही हार्डली का मतलब मुश्किल से और वेन का मतलब की हुआ, राइट। ऐसे ही है एज सुन एज और कॉमा। तो एज सुन एज का मतलब जैसे ही और कॉमा का मतलब वैसे ही। तो एज सुन एज के साथ में हमेशा कॉमा का ही प्रयोग करते हैं, ना कि किसी अदर वर्ड का। तो एज सुन एज का मतलब जैसे ही और कॉमा का मतलब वैसे ही। इफ का मतलब यदि और कॉमा का मतलब तो होगा। इफ का मतलब यदि और कॉमा का मतलब तो। नेक्स्ट देखें हम लोग, वेन है। वेन अगर अकेला होता है वहाँ पे तो जब, लेकिन एक कॉमा भी रहता है तो जब के साथ में तो लगता है। वेन का मतलब जब और कॉमा का मतलब तो लीजिएगा। बिटवीन और एंड, बिटवीन एक प्रीपोजिशन भी है और उसे कंजंक्शन के रूप में भी यूज करते हैं, जो कि हमेशा एंड का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, ना कि टू। आई हैव कम हेयर बिटवीन 5 AM to 9 AM will be wrong because I have used between, after between two. So I have to use and between with between. Okay. So I can say I have come here between 5 AM and 7 AM. Right. So हम लोग ये क्या होगा, सही होगा। परंतु अगर बिटवीन साथ में टू यूज करते हैं या फिर कोई अदर वर्ड यूज करते हैं तो आपका वो सेंटेंस में एरर होगा। इसलिए बिटवीन साथ में हमेशा एंड का ही प्रयोग कीजिएगा। बिटवीन का मतलब के बीच में और जहाँ पे और आएगा उसका मतलब और होगा, राइट। आई हैव कम हेयर बिटवीन 5 AM एंड 7 AM मतलब मैं यहाँ आया हूँ 5 और 7 के बीच में। 5 और 7 के बीच में, सुबह की 5 और 7 के बीच में। नो सूनर का मतलब जैसे ही और देन का मतलब वैसे ही। जहाँ पे नो सूनर मिलेगी उसका मतलब जैसे ही होगा और देन का मतलब वैसे ही होगा। सो का मतलब
उतना और एज का मतलब जितना। हम लोग ने देखा सो के साथ में 3, एक सो दैट था जहाँ पे ताकि हो रहा था, पूरा अगर साथ होगा तो ताकि, लेकिन अगर सो और बीच में कुछ वर्ड होगा उसके बाद दैट होगा तो सो मतलब इतना, दैट मतलब की। परंतु सो होगा और उसके बाद एज का प्रयोग किया हुआ होगा तो आप सो के बाद जो है कि एज का होगा तो सो का मतलब उतना और एज का मतलब जितना लीजिएगा। गिव मी सो मनी एज यू हैव गिवन रेम, एज यू हैव गिवन राम, मुझे उतना रुपया दो जितना कि तुमने राम को दिया है। तो शो का मतलब, यहाँ पे शो का मतलब उतना और एज का मतलब जितना। द सेम मीन्स वही, एंड इसके साथ में जो हम लोग यूज करते हैं कभी दैट कभी एज, किसके साथ दैट करेंगे किसके साथ एज करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। तो द सेम का मतलब वही होता है और दैट का मतलब जो या फिर, और द सेम का मतलब दैट, द सेम का मतलब वही होता है और दैट का मतलब जो होता है, और एज का मतलब भी जो होता है अगर द सेम के साथ में हो। तो द सेम के साथ में दो में से कोई एक यूज कर सकते हैं, द सेम दैट या फिर द सेम के साथ में एज। जैसे दिस इज द सेम पेन दैट आई हैव परचेज्ड, आई हैव बाउट, आई हैव परचेज्ड, वह वही पेन है जिसे, अर्थात जो मैंने खरीदा था, जो मैंने खरीदा है। तो यहाँ पे दैट जो हम लोग देखें तो ये दैट का मतलब जो हुआ और द सेम का मतलब वही हुआ। तो द सेम का मतलब वही होता है और दैट का मतलब जो और एज का मतलब भी जो। परंतु हम लोग आगे देखेंगे कि दैट कहाँ पे और एज कहाँ पे यूज करते हैं। नोट ओनली का मतलब ना तो सिर्फ, बट आल्सो का मतलब बल्कि। नोट ओनली आई हैव गॉन टू पटना बट आल्सो राम हैज गॉन टू पटना, ना तो सिर्फ मैं पटना गया हूँ बट आल्सो बल्कि राम भी पटना गया है। तो इस बातों पर ध्यान दीजिएगा कि नोट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आएगा, ना कि सिर्फ बट आएगा। यहाँ पे नोट ओनली दिखे उसका मतलब ना तो सिर्फ और बट आल्सो का मतलब बल्कि होगा। ठीक वैसे ही जहाँ पे आपको बोथ मिलता है देखने को, तो बोथ का मतलब दोनों और एंड का मतलब और लीजिएगा। बोथ का मतलब, बोथ का मतलब दोनों और एंड का मतलब और लीजिएगा, राइट। तो देखते हैं इसमें से हम लोग जितना वर्ड होता है वो ज्यों का त्यों आगे ही यूज किया जाता है, बीच में भी यूज किया जाता है, परंतु कुछ इनमें से कंजंक्शन पे कुछ अलग से भी ध्यान देना होगा। देखते हैं कि वे सब कंजंक्शन कौन कौन से हैं। जैसे सो दैट का मतलब भी होता है इतना की, और टू का मतलब भी होता है इतना की, परंतु दोनों का जब यूज करते हैं तो थोड़ा अलग सा स्ट्रक्चर के रूप में वो चलता है। देखते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पर सो दैट का यूज किया है। ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट कि ही कांट पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सो के साथ में दैट का यूज किया है जिसका अर्थ इतना और दैट का मतलब की हो रहा है। परंतु यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग आगे निगेटिव के रूप में फुल सेंटेंस बनाए हैं दैट के बाद में, परंतु टू के केस में ऐसा नहीं होता है। ही इज टू वीक टू पास द एग्जामिनेशन, सिर्फ और सिर्फ वर्ब और अदर वर्ड अर्थात कुछ भी आगे ऑब्जेक्ट के रूप में होगा वो लेंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि टू के बाद जो लगेगा वो टू लगेगा और आगे उसका डायरेक्टली वर्ब होगा, ना कि एक फुल सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड आएगी। जब भी आएगी टू के बाद में तो वर्ब ही लेगा डायरेक्ट। जैसे राम इज टू पुअर, राम इज टू पुअर टू बाय दिस, टू बाय दिस बुक। राम इज टू पुअर टू बाय दिस बुक, राम इतना गरीब है कि वह खरीद नहीं सकता, अर्थात इसका मतलब होगा राम अत्यधिक गरीब है इस किताब को खरीदने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब भी टू का यूज कीजिएगा तो उसके साथ में जस्ट टू के पहले वाला तो ठीक वैसे ही आएगा जैसा सो आएगा, परंतु यहाँ पे दैट आ रही है उसके बाद में हम लोग देखा कि यहाँ के बाद फुल सेंटेंस बन रही है, जबकि टू और टू में यहाँ पे जहाँ पे डबल टू है उसके साथ नहीं, बल्कि यहाँ पे ठीक बाद जहाँ डबल ओ है उसके साथ नहीं, बल्कि जो सिंगल ओ वाला टू है
तो उसके साथ में हम लोग डायरेक्टली वर्ब का यूज करके अदर वर्ड का यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, टू के बाद हम लोग डायरेक्ट वर्ब पास करना और एग्जामिनेशन अदर वर्ड के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हम लोग ने लिया है। तो टू के साथ में टू ही लगेगा, सिंगल ओ वाला टू, परंतु इसके साथ में डायरेक्टली वर्ब आएगा। जबकि सो के साथ में जब दैट का प्रयोग करेंगे तो हाँ उसके बाद फुल सेंटेंस मुझे लेना होगा। अगर इसी का बनाते राम इज सो पुअर दैट ही कांट बाय दिस बुक, वह राम इतना गरीब है कि वह किताब नहीं खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पे हो रहा है राम अत्यधिक गरीब है इस किताब खरीदने के लिए, अर्थात राम इतना गरीब है इस किताब को खरीद नहीं सकता। दोनों का सेंस एक ही निकलता है, परंतु स्ट्रक्चर अलग अलग लेते हैं। आइए हम लोग इसके अलावा कुछ और भी कंजंक्शन है जो एक अलग फीचर दिखाता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। नो सूनर और हार्डली और स्कार्सली। नो सूनर देन मतलब जैसे ही, और देन मतलब वैसे ही। हार्डली का मतलब मुश्किल से, वेन का मतलब की, स्कार्सली का मतलब मुश्किल से, वेन का मतलब की। तो नो सूनर हार्डली, नो सूनर के साथ हमेशा देन ही लगेगा और हार्डली के साथ हमेशा वेन लेगा और स्कार्सली हमेशा वेन लेगा। परंतु इसके साथ ही साथ जब नो सूनर दिखे और हार्डली दिखे या फिर स्कार्सली दिखे तो इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, जैसा कि अन कंजंक्शन में ऐसा होता है, नहीं भी होता है, परंतु इसके साथ में हमेशा और हमेशा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। और यह ज़्यादातर हैड हेल्पिंग वर्ब लेता है, चाहे वो नो सूनर हो, हार्डली हो या फिर स्कार्सली हो। और इसके बाद वाले जो होते हैं वह पास्ट इंडिफिनिट अर्थात V2 या फिर डिड प्लस V1 का यूज करते हैं। बाद वाले जो देन के बाद या फिर भेन के बाद वाले सेंटेंस होंगे, लेकिन जो नो सूनर वाले सेंटेंस होंगे, हार्डली वाले सेंटेंस होंगे, स्कार्सली वाले सेंटेंस होंगे, वह जो लेंगे वह हमेशा जो है कि अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे और ऑलमोस्ट केस में वह हैड ही लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पे, नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। तो नो सूनर मतलब जैसे ही और देन मतलब वैसे ही। तो जैसे ही मैं पहुंचा स्टेशन, जैसे जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा था वैसे ही, देन का मतलब वैसे ही, द ट्रेन था गाड़ी, रेलगाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, स्टार्ट खुल गई थी, स्टार्ट खुली थी, आप शुरू हो गई थी। तो जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन, वैसे ही ट्रेन खुल चुकी थी। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि हम लोग नो सूनर के बाद ही हैड का प्रयोग कर दिए हैं, अर्थात नो सूनर के बाद ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज किए हैं। ठीक वैसे ही हार्डली जब आएगी तो हार्डली जस्ट अपने बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग लेगी। जैसे कि हार्डली यहाँ देखें एग्जांपल में, हार्डली मतलब मुश्किल से और वेन का मतलब कि। हार्डली हैड आई रीच्ड माय स्कूल व्हेन द बेल रैंग। मुश्किल से मैं मैं अपना स्कूल पहुंचा कि घंटी बज चुकी थी, घंटी बज गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं हार्डली के बाद हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया गया है। ठीक, हार्डली कहीं भी देखने को मिलती है तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन एराइज होते हैं यहीं से, कि हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज ना करके डायरेक्ट सब्जेक्ट को यहाँ पर यूज कर देते हैं और हैड को यहाँ पर यूज कर देते हैं। अर्थात क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा आपको हार्डली आई हैड रीच्ड, जो कि गलत होगा, आपको सही करना होगा तो हार्डली के बाद हैड लगाइएगा। इसके साथ में क्वेश्चन एराइज करने का तरीका दूसरा जो होता है वह हार्डली के साथ में देन का यूज कर देता है, जो कि गलत होता है। हार्डली के साथ हमेशा और केवल वेन ही लगेगा, अन्य कोई दूसरा जो उसका पेयर है नहीं लगेगा। वैसे ही स्कार्सली के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड ही ऑलमोस्ट केस में हैड लगता है, परंतु स्कार्सली ठीक अपने बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूर करेगा, अन्यथा वह जो होगा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखें तो स्कार्सली ठीक अपने बाद हैड का प्रयोग किया है। स्कार्सली हैड आई बाउट द टिकट व्हेन द रेलवे स्टाफ शोड ग्रीन फ्लैग। मुश्किल से मैंने टिकट खरीदा कि रेलवे स्टाफ दिखाया ग्रीन फ्लैग, हरी झंडी। अर्थात मुश्किल से मैं टिकट खरीदा था कि रेलवे स्टाफ जो है कि ग्रीन फ्लैग अर्थात हरा झंडी दिखा दी।
तो यहाँ पर हम लोग देखा कि अस्काशली का मतलब मुश्किल से और वेन का मतलब की होता है, और अस्काशली जस्ट अपने बाद हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करती है, एंड विद अस्काशली वी हैव टू यूज वेन ओनली, नो अदर वर्ड। ओके, नेक्स्ट देखें तो अनटिल और अनलेस, इस पर जो दो क्वेश्चन बनती है वो एक कंडीशनल में भी बनती है और दूसरा निगेटिव में बनती है। ध्यान दीजिएगा कि कंडीशनल में क्वेश्चन जब बनता है तो अनटिल और अनलेस के साथ में हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट अर्थात शैल या विल प्लस V1 का प्रयोग कर देता है, जो कि गलत होगी। अनटिल और अनलेस के साथ में एक कंडीशनल के रूप में आती है, जब मैं कंडीशनल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, परंतु अनटिल अनलेस को यहाँ पर देखें तो अनटिल और अनलेस हमेशा निगेटिव होती है, अनटिल और अनलेस हमेशा निगेटिव होती है, और ये कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट अर्थात शैल विल वुड आदि का प्रयोग नहीं करेगी। ये जब भी है तो या तो पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग ही करती है। ज़्यादातर केस में अनटिल अनलेस अपने साथ अपने वाले सेंटेंस को वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखती है, अर्थात V1 V5 डू या डज प्लस V1 के साथ ही रखती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अनटिल और अनलेस ये निगेटिव शब्द हैं, ये अपने साथ नोट कभी नहीं लेगा, ये अपने साथ में नोट कभी नहीं लेगा, और नोट का सेंस देगा परंतु नोट नहीं लेगा, राइट। जैसे कि अनटिल, एग्जाम्पल देखें, अनटिल लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप, और अनटिल और अनलेस कहते हैं हमेशा कॉमा ही आएगा, ना दूसरा कोई वर्ड तो वाला आएगा या तब तक कुछ अदर वर्ड आएगा, लेकिन अनटिल मतलब जब तक और कॉमा मतलब तब तक, अनलेस मतलब जब तक, कॉमा मतलब तब तक। लेकिन अनटिल और अनलेस कभी भी नेगेटिव वर्ड अलग से नहीं लेगा, क्योंकि यह खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड है और नोट का सेंस देता है। अनटिल जब तक लाइट टर्न्स रेड, लाइट रेड नहीं हो जाती है, मुझे ये लेना होगा। क्यों? अगर मैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ नोट नहीं है, हाँ नोट नहीं है, परंतु ये अनटिल जो है एक नेगेटिव सेंस ही देता है। जब तक लाइट टर्न्स रेड हो जाती है नहीं, बल्कि जब तक लाइट टर्न्स रेड नहीं हो जाती है, नो वन विल स्टॉप, कोई नहीं रुकेगा। अपने आप में देखें तो यह जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट अर्थात V1 V5 डू या डज वाला सेंस रखा हुआ है और अपने साथ यही लेता भी है, और इसके बाद वाला जो होती है वह फ्यूचर इंडिफिनिट अर्थात शैल या विल प्लस V1 का फॉर्म में रहती है। ठीक वही ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि अनटिल हमेशा निगेटिव और अनलेस हमेशा निगेटिव होता है। नेक्स्ट देखें हम लोग, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे। यहाँ गागी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे विल या शैल का यूज करेंगे, या कंडीशनल है, कंडीशनल में जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसे क्लियर करूंगा। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, हाँ अनलेस है इसलिए नहीं का सेंस दे दिया, नोट का सेंस दे दिया। तो जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे, राइट। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, इधर वाले में नोट यूज करते हैं, इधर वाले में नोट यूज करते हैं। यहाँ पे नोट का क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि यहाँ नो वन भी अपने आप में निगेटिव है, नो वन कोई नहीं होता है, तो यहाँ कोई नहीं रुकेगा। नो वन का मतलब कोई नहीं, वन का मतलब कोई, वन का मतलब कोई, और नो वन का मतलब कोई नहीं। तो कोई नहीं रुकेगा। ठीक वैसे ही जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, तब तक तुम सफल नहीं होगे। यहाँ कॉमा का मतलब तब तक, जब तक लाइट रेड नहीं हो जाती तब तक, कॉमा का मतलब तब तक कोई नहीं रुकेगा। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, कॉमा तब तक यू विल नॉट सक्सीड, तुम कभी सफल नहीं होगे। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग कि द सेम के बाद हम लोग देखे थे कि दैट का भी यूज करते हैं और एज का भी यूज करते हैं, परंतु द सेम के बाद दैट का यूज तभी करेंगे, द सेम के बाद दैट का प्रयोग तभी करेंगे व्हेन आई गेट एनी क्लियर वर्ब, कोई हम लोग एक स्पष्ट रूप से वर्ब देखते हैं कि उसके आगे वर्ब है लगा हुआ तो दैट का यूज करेंगे, और कोई वर्ब नहीं होगा तो उसके आगे हम लोग एज का यूज करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, दिस इज द सेम बुक, यह वही किताब है,
दैट मतलब मैंने बताया जो होता है और एज मतलब जो होता है। तो यह वही किताब है जो आई वांटेड मैं चाहता था। यहाँ देखें वर्ब स्पष्ट किया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे द सेम के बाद में दैट का प्रयोग किया हूँ। ठीक, ध्यान दीजिएगा, द सेम के यहाँ बाद हमेशा या तो दैट और एज का प्रयोग करते हैं, या तो दैट का या फिर एज का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर द सेम के बाद दैट का प्रयोग तब करेंगे जब आगे कोई वर्ब होगा। द सेम बुक या वही किताब है, द सेम मतलब वही या वही किताब है, दैट आई वांटेड जो मैं चाहता था। फिर वैसा ही देखिए हम लोग नीचे वाले एग्जाम्पल में एज का प्रयोग किया है। क्यों? दिस इज द सेम बुक एज माइन, यह वही किताब है जो मेरा है, यह वही किताब है जो मेरा है, अर्थात मेरा ही यह किताब है। दिस इज द सेम बुक, यह वही किताब है एज माइन जो मेरा है। राइट, यह लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। इसके बाद वीडियो जो है पार्ट 2 में मिलेगी आपको, जिसमें एक्सरसाइज करने को मिलेगी। तो आप एक्सरसाइज जरूर करें, जिसका लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। एज एज, ध्यान दीजिएगा, एज एज, एज मतलब उतना और एज मतलब जितना। यहाँ भी सो मतलब उतना और एज मतलब जितना, लेकिन एज का प्रयोग हम तभी करेंगे व्हेन सेंटेंस विल बी असर्टिव और निगेटिव। अगर सेंटेंस जो है असर्टिव होती है या फिर निगेटिव होती है तो एज एज का प्रयोग करते हैं, परंतु सो एज का प्रयोग हम तभी करेंगे जब सेंटेंस विल बी निगेटिव ओनली, सेंटेंस जो क्या होगी वह निगेटिव ही होगी, अन्यथा असर्टिव में हम लोग सो एज का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में देखें, मोहन इज एज वीक एज सोहन, मोहन उतना कमजोर है जितना कि सोहन। तो एज का मतलब जितना, एज का मतलब उतना और एज का मतलब जितना। तो पहले वाला एज का मतलब उतना और इस एज का मतलब जितना। पहले सो जो है इसका मतलब उतना और एज है उसका मतलब जितना। तो मोहन इज एज वीक एज सोहन, मोहन उतना कमजोर है जितना कि सोहन। यहाँ भी देखें, मोहन इज नॉट एज वीक एज सोहन, मोहन उतना वीक नहीं है, उतना कमजोर नहीं है जितना कि सोहन। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एज वीक जो आया है यहाँ पर, एज एज दो वर्ड लिए हैं, उतना जितना, तो यहाँ पे नोट में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। परंतु अगर सो एज की बात करें तो इसका यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में करेंगे, ना कि असर्टिव में। सो एज का प्रयोग जब भी करना हो तो ध्यान दें वह सेंटेंस निगेटिव होनी चाहिए। द सेंटेंस शुड बी निगेटिव ओनली। जैसे कि मोहन इज सो वीक एज सोहन, मोहन उतना कमजोर है जितना कि सोहन। तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एज यूज करना है। मोहन इज एज वीक एज सोहन, व्हाई? बिकॉज दिस सेंटेंस इज असर्टिव एंड इफ sentence will be assertive, we can't use so as, we have to use as if sentence will be assertive। तो sentence यहाँ जो है assertive है, इसलिए हम लोग एज का प्रयोग करेंगे, ना कि so as का। तो एज देंगे यहाँ पर तो ये क्या होगी, सही होगी, अन्यथा यह जो है सो के साथ में गलत होगी। जैसे परंतु अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम लोग सो एज का प्रयोग कर सकते हैं और एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मोहन इज नॉट सो वीक एज एज सोहन कर लीजिएगा यहाँ पे, मोहन इज नॉट सो वीक एज सोहन, मोहन उतना वीक नहीं है जितना कि सोहन। तो देखें यहाँ पर हम लोग सो का मतलब उतना और एज का मतलब जितना ले रहे हैं, परंतु जब भी हम लोग सो एज का प्रयोग करेंगे तो यू शुड हैव कीप अटेंशन दैट sentence will be not assertive, sentence will be negative. If sentence is in negative, so you have to use so as, otherwise not. Okay, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।
जिसमें हम लोग इसी चैप्टर अर्थात कंजंक्शन का एक्सरसाइज करेंगे। इतना के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।